गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सबके एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो गए होंगे। उम्मीद है आप सब ने खूब मेहनत से पढ़ाई करके अपनी तैयारी करके एग्ज़ाम दिए होंगे और सब लोग अच्छे नंबरों से पास होंगे। बच्चों, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। अब हम वापस अपनी क्लासेस पर आते हैं। हमने पिछले वीडियो में यानी कि हमने पिछली क्लास में जब एग्ज़ाम के पहले बात की थी, तो हम लोग अपने चैप्टर को भारत शक्ति के साधन को पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि शक्ति के साधन कौन से होते हैं और किन्हें हम कहते हैं। हमने आपको बताया था कि शक्ति के साधन वो होते हैं जो हमारी उन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जो हम शक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि जिन साधनों से हमें शक्ति प्राप्त होती है उनको हम शक्ति के संसाधन कहते हैं। उसके बाद हमने कोयले की बात की थी। हमने आपको बताया था कि कोयला एक खनिज पदार्थ है और उसको बनने में बहुत अधिक समय लगता है। बहुत अधिक इन द सेंस कि बहुत करोड़ों वर्ष उसमें लग जाते हैं उसको बनने में, और हमको खर्च करने में उसको थोड़ा सा भी समय नहीं लगता है। तो असीमित भंडार होने के बावजूद भी अगर हम उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसके भंडार एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे। इसलिए उस खनिज पदार्थ को यानी कि कोयले को हमको अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार हमको सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो हमारी आने वाली भावी पीढ़ी के लिए भी मौजूद हो सके या हम उसके लिए उसको सुरक्षित रख सकें। कोयला हमने आपको बताया था 4 प्रकार का होता है अपनी गुणवत्ता के आधार पर, यानी उसकी क्वालिटी के आधार पर, अच्छे और ख़राब के आधार पर। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया था कि कोयला और खनिज तेल कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये सारी बातें हम कर चुके थे। आइए अब आज हम नया और आगे का पढ़ते हैं, जिसमें हम जल विद्युत शक्ति के बारे में सीखेंगे। बच्चों, जल विद्युत के पहले हम खनिज तेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। खनिज तेल हमने पीछे बताया था कि हमें कोयले की तरह ही चट्टानों से प्राप्त होता है। अब आप हमको ये बताइए कि आपका हवाई जहाज़ है, आपकी कार है, ये सारी चीज़ें, या स्टोव आपने देखा है? आजकल तो अ, पता नहीं आपके घर में होगा या नहीं, लेकिन पुराने समय में खाना लोग स्टोव पर ही बनाते थे। जब ये हमारी गैस नहीं थी, स्टोव पर ही काम होता था, स्टोव पर ही खाना बनता था और खाया जाता था। ठीक है, इसी तरीके से स्कूटर है, पंपिंग सेट है, डीजल के इंजन हैं या रेल के इंजन हैं, ये सब किससे चलते हैं? ये आपने कभी सोचा है? ये सब हमारे खनिज तेल से ही चलते हैं। अब खनिज तेल हमको कहाँ से और कैसे मिलता है? खनिज तेल हमको चट्टानों से मिलता है, अभी हमने बताया, लेकिन हम उनको कैसे निकालते हैं? आपने पानी निकलते हुए देखा है, ट्यूबवेल देखा है? मे बी शायद आपने ट्यूबवेल भी नहीं देखा होगा। ट्यूबवेल का इस्तेमाल हम लोग पानी निकालने के लिए करते हैं। ज़मीन के अंदर गड्ढा करते हैं और मशीन के द्वारा हम अंदर से पानी को निकाल करके बाहर लाते हैं। उसको हम ट्यूबवेल से पानी निकालना कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम खनिज तेल को भी निकालते हैं। खनिज तेल को हम क्या करते हैं कि चट्टानों के अंदर छेद करके वहाँ से मशीनों के द्वारा निकालते हैं। खनिज तेल जो हमारा है वो हमें अवसादी चट्टानों के छिद्रों यानी छेदों में मिलता है। ठीक है, खनिज तेल हमें कहाँ मिलता है? अवसादी चट्टानों के छिद्रों में या छेदों में मिलता है। और जो हमारा खनिज तेल मिलता है, यानी जो हमें चट्टानों से प्राप्त होता है, उसको हम कच्चा तेल कहते हैं। ठीक है, जो हम सीधे चट्टानों से प्राप्त करते हैं उसको हम कच्चा तेल कहते हैं। और वो जो कच्चा तेल होता है यानी जो खनिज तेल होता है जो हमें सीधे चट्टानों से मिलता है, उसको हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, इसलिए उसको हमको पहले साफ़ करना पड़ता है, और उसको साफ़ करने के लिए हमको शोधनशालाओं में भेजना पड़ता है। शोधनशाला मतलब कि जहाँ पर उसको हम प्योरीफाई कर पाएंगे। ठीक है, जब वो प्योर हो जाएगा, हमारे इस्तेमाल के लायक हो जाएगा, तब हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि खनिज तेल को हम मशीनों के द्वारा
अवसादी चट्टानों से, ध्यान रखिएगा, खनिज तेल अवसादी चट्टानों में मिलता है और अवसादी चट्टानों से हम खनिज तेल को मशीनों के द्वारा बाहर निकालते हैं। लेकिन जो हमारा तेल मशीनों के द्वारा निकलता है उसको कच्चा तेल कहते हैं और उसको हम डायरेक्ट या सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसको इस्तेमाल करने के लिए हमको पहले हम उसको शोधनशालाओं में भेजेंगे, जब वो वहाँ से शुद्ध हो जाएगा तब हम उसको अपने इस्तेमाल में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम खनिज तेल को प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस की। बच्चों, जो प्राकृतिक गैस है वो भी हमें खनिज तेल के साथ ही प्राप्त होती है, ठीक है, यानी कि पेट्रोल के साथ ही हमको प्राप्त होती है। और खनिज तेल हमको स्थल क्षेत्रों से, सागर से, महासागर के तलीय क्षेत्रों में भी प्राप्त होती है। हमारी जो प्राकृतिक गैस होती है उसको हम कुओं से मशीनों के द्वारा निकालते हैं, ठीक है। प्राकृतिक गैस को भी हम मशीनों के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं और इसका उपयोग हम विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के साधनों में करते हैं। जैसे कि हमारे घर में जो गैस चूल्हा है जिस पर आपकी मम्मी खाना बनाती है, उसमें इस्तेमाल होने वाली गैस भी प्राकृतिक गैस ही है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ बिजली के उपकरण हैं, यानी कि बिजली के उत्पादन में उसका प्रयोग किया जाता है। और आपके मोटर इंजन भी हैं, जैसे कि आपके फर्स्टली देखिए आपकी ऑटो है, कार है, बस है, ये सब मोटर जो हैं उनके गैस से ही चलते हैं, ठीक है। तो जो हमारी प्राकृतिक गैस है उसका हम उपयोग ऊर्जा के संसाधन के रूप में करते हैं और हम उसको गैस में, बिजली के उत्पादन में, मोटर इंजनों आदि में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात हुई कि हम अगर हमको इस गैस को कहीं ले जाना हो, जैसे सपोज करिए कि आपको कोयला ले जाना है तो आपने किसी थैले में भरा या बोरी में भरा, ठीक है। अभी हमने खनिज तेल के बारे में पढ़ा था, तो अगर हमें खनिज तेल कहीं ले जाना है तो हम उसको बॉटल में, ड्रम में, किसी में भर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमको प्राकृतिक गैस को किसी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, गैस को या तो हम पाइपलाइन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजेंगे या फिर हम सिलेंडर के माध्यम से, जैसे आपके घर में गैस आती है ना, कैसे आती है, सिलेंडर में भर कर आती है। एक सिलेंडर आता है और जो सिलेंडर खाली हो जाता है आपकी मम्मी उसको वापस कर देती है, फिर वो दोबारा भर करके आता है। तो इस तरीके से हम गैस को या तो पाइपलाइनों के माध्यम से भेज सकते हैं या फिर हम उसको सिलेंडर के माध्यम से भेज सकते हैं। अब आपका कोयला है, पेट्रोलियम है या आपकी प्राकृतिक गैस है, ये सब अनवीकरणीय संसाधन हैं, ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन हमने पीछे आपको बताया था, वो होते हैं जो कि समाप्त हो सकते हैं। तो इसलिए अगर इन चीज़ों का हमने बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया, अभी मैंने आपको बताया था ना कि अगर हम इनका इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में करेंगे तो एक समय के पश्चात ये धीरे-धीरे समाप्त होने लगेंगे और यदि ये समाप्त हो जाएँगे तो हमारी आने वाली भविष्य की पीढ़ियाँ इनका उपयोग नहीं कर पाएँगी, ठीक है। जैसे कि आज के समय में आप डायनासोर को सिर्फ़ कहानियों में या पिक्चर्स में ही देखते हो, डायनासोर आपके पास नहीं है, ना आप डायनासोर को असली में देख सकते हो। तो इसी तरीके से अगर हमने इसका बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया तो कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सारी चीज़ें आने वाली पीढ़ी के लिए एक कहानी रह जाएँगी कि अच्छा किसी समय में ऐसा भी होता था कि एक काली चीज़ होती थी जिसको कि हम कोयला कहते थे और वो जलाने में इस्तेमाल की जाती थी। तो इसलिए भविष्य में ये सारी चीज़ें हमारे पास सुरक्षित रहें, इसके लिए हमें क्या करना है, इनको सीमित मात्रा में खर्च करना है और इनके लिए हमें इनके स्थान पर वैकल्पिक उपायों को ढूँढना है, ठीक है? ऐसे उपायों को जिनको कि हम इनकी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक? अब आइए हम देखते हैं कि ऐसे वैकल्पिक साधन कौन-कौन से हैं जिनके जिनको कि हम अपने इन खनिज संसाधनों के इस जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा भी कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम जल विद्युत की बात करते हैं कि जल विद्युत क्या है? आपको पता है कि कोयला बहुत महँगा पड़ता है, उसको बाहर से मँगाना पड़ता है या कहीं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लाना पड़ता है, तो उसको लाने का जो खर्च होता है, वो बहुत अधिक होता है।
इसी तरीके से खनिज तेल है, वो हमारे देश में इतना पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, उसको भी हमको बाहर से मंगाना पड़ता है, यानी कि आयात करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अपनी बचत कर पाएँ, इसलिए हम कुछ ऐसे संसाधनों का प्रयोग करेंगे जो कि इनकी जगह पर हम इस्तेमाल कर सकें। उसमें सबसे पहला है जल विद्युत शक्ति। तो जल विद्युत शक्ति के द्वारा हम बिजली पैदा कर सकते हैं और अपनी छोटी-छोटी आवश्यकताओं को, जैसे कि आपके पंखे हैं, आपके स्कूल के पंखे हैं, आपके घर के फ़ैन हैं, किसी को भी आप आसानी से चला सकते हैं। अब जो जल विद्युत है वो हमें कहाँ से मिलती है? हम जल विद्युत को प्राप्त करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों पर और पठारी क्षेत्रों पर हमारी जो नदियाँ हैं, उनमें बांध बनाकर उनका पानी एकत्र करके हम बड़े-बड़े पावर हाउस बनाते हैं और उनके माध्यम से हम क्या करते हैं, बिजली या जल विद्युत को निर्मित करते हैं। ठीक है, वो पावर हाउस के द्वारा हमको जल विद्युत प्राप्त होती है। अब उसका हम क्या-क्या उपयोग कर सकते हैं और उसको कैसे बना सकते हैं, ये देखते हैं। जल विद्युत को बनाने के लिए हम बांध बनाते हैं, बड़े-बड़े पंखे लगाए जाते हैं जल विद्युत को बनाने के लिए। उन पंखों पर से जल को नीचे गिराया जाता है और जब वो टरबाइन घूमती है, पंखों की धुरी घूमती है, तो उस पर गिरने से जल धारा बहुत तेज हो जाती है और पंखे घूमने लगते हैं। ठीक है, जब तेजी से पानी गिरता है तो क्या होता है, वो पंख घूमने लगते हैं और उनके घूमने के साथ ही बिजली पैदा होने लगती है। पंखों की धुरी से बिजली पैदा करने वाली मशीन का संबंध होता है और इस प्रकार से जल विद्युत को पैदा किया जाता है। ठीक है, यानी कि उत्पन्न किया जाता है। आपका हीराकुंड उड़ीसा में, नागार्जुन सागर, रिहंद, भाखड़ा नागल, दामोदर, ये सारे जो हैं ये कहाँ हैं, आपको मैप पर भरने हैं। ठीक है, और ये सारे जितने भी मैंने नाम लिए हैं, इन पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पादन का कार्य किया जाता है। अब बिजली को हम और किस-किस काम में लेते हैं? सबसे सबसे पहला काम हमारा है कि हम अपने घरेलू उपयोग में लेते हैं। उसके द्वारा हम अपने फ़ैन चलाते हैं, लाइट जलाते हैं, आपके एसी चलते हैं, ठीक है, टीवी चलता है। उसके अलावा हमारे जो कारखाने, कल कारखाने हैं, यानी कि फैक्ट्रीज़ हैं, उस बिजली का उपयोग हम उनमें भी कर सकते हैं, कृषि कार्यों में कर सकते हैं, दूसरे घरेलू उद्योग धंधों में भी कर सकते हैं। अगर हमने हमने अपने घर पर छोटा-मोटा कोई कारखाना खोल रखा है, तो हम उसका उपयोग उसमें भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं परमाणु ऊर्जा की। नेक्स्ट हमारा वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में जो स्रोत है प्रमुख, वो है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा को हम परमाणु नाभिकीय के विखंडन से प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी परमाणु जब विखंडित हो जाता है तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम परमाणु ऊर्जा कहते हैं। जो परमाणु ऊर्जा के जो मुख्य स्रोत है वो है यूरेनियम और थोरियम। ठीक है, हमारा झारखंड, मेघालय, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ये सारे यूरेनियम के भंडारों के क्षेत्र हैं, यानी इन राज्यों में हमको यूरेनियम अच्छी खासी मात्रा में मिलती है। उसके अलावा हमारा जो केरल का जो तट है, वहाँ पर जो बालू पाई जाती है उसको हम मोनोजाइट बालू कहते हैं और वहाँ से हमें थोरियम प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी परमाणु ऊर्जा। अब नेक्स्ट आती है आपकी पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा में हम क्या करते हैं, पवन की चक्कियाँ लगाते हैं। तेज हवा के कारण उनके पंख जब घूमने लगते हैं तो उससे बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन पवन ऊर्जा के द्वारा तमिलनाडु में किया जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान आदि राज्य हैं जहाँ पर हम पवन ऊर्जा का उपयोग या उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से आप सभी लोग परिचित हैं। सभी के घर में, ज़्यादातर लोगों के घरों में आज के समय में सोलर पैनल लगे हुए हैं, या आपने सौर कुकर के बारे में भी सुना होगा जिसको धूप में रख करके हम अपना खाना पका लेते हैं। ठीक है, तो जो ये सब सूर्य की में ही रखकर हम क्यों करते हैं, क्योंकि सूर्य से जो हमें गर्मी मिलती है या ऊर्जा या ऊष्मा मिलती है, उसी से जो शक्ति प्राप्त होती है उसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और सौर ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमको सोलर सेल लगाने पड़ते हैं। बिना सोलर सेल को लगाए हुए हम उसका उत्पादन या उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। और जो सौर ऊर्जा है उसको हम सोलर कुकर, सोलर लाइट, सोलर हीटर आदि के में इस्तेमाल करते हैं।
ये सबसे अच्छी बात है बेटा कि इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है, कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। सबसे स्वच्छ चीज़ है ये। इसको आप बड़ी आसानी से अपने घर में लगाकर किसी भी समय इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहाँ ख़त्म होता है। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यदि कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा हम लोग लाइव क्लास में जब मिलेंगे तो आप इसको देख लीजिएगा और अपनी प्रॉब्लम्स को समझ लीजिएगा और आकर के मुझे बताइएगा। मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी। बाय बच्चों।